हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। ठीक है, जो आपके 11th 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़िएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर देखें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मास है आपका, तो मास को मेजर करने के लिए आपको उसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस है तो किसी भी पाथ पे जाएं आप, टोटल पाथ लेंथ होता है, उसमें भी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें आपका डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइंड होता है। जैसे कहा जाए आपसे कि आपको एक बॉडी पे 24 न्यूटन फोर्स लगाना है, लगाने पे क्या होगा, तो जब तक उसमें आपको डेफिनेट डायरेक्शन नहीं बताई गई तब तक आप नहीं कह सकते कि आप किस साइड वो चलेगा या उसके शेप में चेंज होगा या क्या होगा। ठीक है, तो आपको सबसे बेसिक चीज़ है कि वेक्टर में क्या होता है कि क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन डिफाइन करना ज़रूरी होता है। ठीक, तो अगर हम स्केलर की बात करें, जैसे मास है एग्जाम्पल में, डिस्टेंस है, स्पीड है, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, आगे जैसे आएगा मैं बताता जाऊंगा आपको। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे मान लिया डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट पे बेटा आपको डिफाइंड होता है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, उसमें आपको डायरेक्शन डिफाइंड है। ऐसे आपका वेक्टर वेलोसिटी में क्या होता है, डेफिनेट डायरेक्शन। मोमेंटम, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ एम बी स्क्वायर फार्मूला है, उसमें वेलोसिटी है पर काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी जब भी आएगा वो क्या होगा, स्केलर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्केलर वेक्टर क्या है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और कैसे आपका उसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे वेक्टर लॉज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा, सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, जैसे आपका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कहीं पे ए लिखा है, ए के ऊपर ये एरो लगा है, अगर ए के ऊपर एरो लगा दिया गया इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ये आपका वेक्टर है। इसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए। क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। अब अगर इसमें मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कैसे होगा, मॉड ऑफ ए लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, मॉड ऑफ ए या ए लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर केवल ए लिखा जाए, इसके ऊपर एरो ना लगाए, इसका भी मतलब मैग्नीट्यूड है। अगर मॉड में वेक्टर ए लिखा जाए, इसका भी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जैसे एक एरो बनाया जाता है वेक्टर के लिए, इस एरो की जो लेंथ होती है, लेंथ क्या बताता है आपको, मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, और जो एरो पॉइंट करता है, डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमने इधर की तरफ बना दिया, इसका मतलब ये डायरेक्शन इधर की तरफ है, और ये मान लो फोर्स वेक्टर है, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगा। सपोज मैंने आपको लिया दो तरह के, एक मान लिया मैंने लिया ये F1 है और ये F2 है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, पर आपसे अगर पूछा जाए इन दोनों वेक्टर में से कौन बड़ा है, तो आप देख के ऐसे बता सकते हैं, जिसकी लेंथ बड़ी बनाई होगी वो वेक्टर बड़ा होगा, जिसकी लेंथ छोटी बनाई होगी वो वेक्टर छोटा होगा। तो इतनी बात समझ में आई बेटा आपके। किसी भी वेक्टर में, जैसे मान लो किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आपका सीधे मॉड बताएगा, और डायरेक्शन कौन बताएगा, वो यूनिट वेक्टर बताता है। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक, इसको हम ए कैप से नोट करते हैं। ठीक, इसका जो अगर मॉड निकाला जाएगा, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। अगर मॉड आप ए कैप कभी देखोगे तो ये 1 आएगा, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। ठीक, तो इतनी सी बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं, आपको हमें लगता है समझ में आया होगा। अगर आगे हम देखें कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनकी पोजीशन वेक्टर कैसी लिखी जाती है, तो एक तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपने देख लिया, एरो से रिप्रेजेंट किया, लेंथ वहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको दिखा देगा, और एरो क्या करेगा, डायरेक्शन को डिफाइन कर देगा। लेकिन अब इसमें दूसरी चीज़ आती है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को बेटा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है आपकी जेड एक्सिस। ये एक्स वाई जेड ऐसे हैं 3 डायमेंशन, जैसे आप दीवार का एक किनारा एक्स, दूसरा वाला वाई, और ऊपर क्या हो जाए, जेड। ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए। ठीक है, अब एक्स की तरफ को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। अगर आई कैप है, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर along x।
अगर जे कैप लिखा है, जे कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई। अगर के कैप है इसका मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। ठीक है, मैं एक्स के डायरेक्शन को हम वाई डायरेक्शन को हम जे से और जेड डायरेक्शन को के से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ओरिजिन को हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे जो ये वेक्टर है, ये मान लो ए है, इसको क्या कहा जाएगा, ओ ए वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे इसका कोऑर्डिनेट थोड़ा ए बी सी लिखता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे लिख दूँ ए बी सी। क्या लिख दूँ, कोऑर्डिनेट ए बी सी। तो आपको वेक्टर ए कैसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक्स पे जो है इंटू आई कैप, वाई पे है इंटू जे कैप और जेड पे है इंटू के कैप। तो ओ ए पोजिशन वेक्टर होगा ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट लेके। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ए आई बी जे सी के को। ठीक, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हम देखें मॉड ऑफ ओ ए, तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि 3 डायमेंशन में एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है वहाँ से। तो इसकी हाइट तो हमको पता है जेड है और नीचे वाले प्लेन से हमको क्या मिल जाएगा, बेस, वो क्या होगा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आएगा ये आपका निकल के मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हुआ बेटा पोजीशन वेक्टर, ये क्या बताया, मैग्नीट्यूड। और तीसरी चीज़ आपकी यूनिट वेक्टर। अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना हुआ, ए का यूनिट वेक्टर अगर हम यहाँ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इज द यूनिट वेक्टर। मीन्स ए वेक्टर हमारा क्या था, ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, और पूरे को हमने डिवाइड कर दिया होल किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपका यूनिट वेक्टर, जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। ये चीज़ जो है वो खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड से हमारा इससे कोई, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई, आप इनको नोट कर लीजिएगा फट से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीन पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमने बता दिया आपको पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल में लेता हूँ, सपोज हमने क्या ले लिया, एक क्यूब जिसका साइड क्या है, ए है। एक क्यूब है जिसका साइड आपका ए है, और इस वाले को हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया हमने वाई एक्सिस और इस वाले को मान लिया जेड एक्सिस। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें ओरिजिन के टर्म में, अगर इसका साइड ए है तो देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई जेड 0, यानी क्या लिखा जाएगा, ए कॉमा 0 कॉमा 0। ये वाला कहाँ पे, जेड पे, तो 0 कॉमा 0 कॉमा ए। इसका क्या लिखा जाएगा, ये एक्स और जेड प्लेन में है तो आ जाएगा ए कॉमा 0। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट ये तीनों में है तो ए कॉमा ए। अगर इस पे आ जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये वाई एक्स वाई प्लेन में है तो ए कॉमा 0। इसका कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है तो 0 कॉमा ए आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अब हम सबके वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें, जैसे इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं डी, इसको कहते हैं ई, ये एफ और ये जी। मैं आपको 2 लिख के बता रहा हूँ, बाकी आप लिखिएगा। सपोज आपसे कहा जाए ओसी का पोजीशन वेक्टर लिखिए, क्या लिखिए, ओसी का पोजीशन वेक्टर। तो ओसी से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखना है तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए, यानी आ जाएगा ए आई कैप, ए जे कैप प्लस ए के कैप। ये क्या आ जाएगा आपका, ए सी, ओ सी का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ओ डी का पोजीशन वेक्टर लिखिए, तो ओ डी पे देखिए डी का कोऑर्डिनेट वाई जेड प्लेन में है, यानी ये होगा ए 0 ए। अब इसको अगर लिखे वेक्टोरली तो 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, अब इसका मॉड अगर निकाल दें तो हमको ओ ए दूरी भी मिल जाएगी, हमको ये ओ सी दूरी इसके मैग्नीट्यूड से निकलेगी और ओ डी दूरी इसके मैग्नीट्यूड से निकलेगी। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकालिएगा। कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके समझ गए कैसे लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट जो एक्स पे होगा उसके साथ आई, वाई पे जो होगा उसके साथ जे, और जेड पे जो होगा उसके साथ के आएगा। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद हमको
बेसिकली कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो वेक्टर एडिशन के कौन कौन से तरीके हैं उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर हम बात करें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो सबसे पहला जो लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है बेटा, इसमें अगर दो वेक्टर आपके ऑर्डर में हों, ठीक है, एक वेक्टर जहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक, वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हो गया, तो इनको क्या बोलते हैं, टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। अगर एक वेक्टर जहाँ ख़त्म हुआ वहीं दूसरा शुरू हुआ बी, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले वाली की टेल से आखिरी वाले के टिप को ज्वाइन करने वाला, पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के टिप को जो ज्वाइन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसको टिप टेल भी कह सकते हैं, टिप टेल रूल। पहले वाले के आपके मतलब पहले वाले के ऑर्डर में, जैसे जहाँ पहला वेक्टर ख़त्म हो वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हो, दोनों उस क्या कहलाएंगे, ऑर्डर में। तो जैसे मान लिया हमने ए और बी के बीच का एंगल क्या है, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ठीक। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर the addition of these vector is the vector joining tail of first vector to tip of second vector, ठीक। पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के टिप को जो ज्वाइन करेगा वेक्टर उसे हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आएगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी वेक्टर के सम के, ठीक है। तो समझ में आया आपको डायग्राम बेटा। तो ये है इसका आपका लिखने का तरीका कि जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, पहले वाले के आपको क्या लिखना है, पहले वाले का पहला वाला वेक्टर फिर दूसरा वाला वेक्टर, तो पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के टिप को जो ज्वाइन करके बताएगा वेक्टर वही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये आर वेक्टर है, रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी को, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो अगर ध्यान से देखें हम, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हो गया आपका। आपको पता है ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपरटेनियस, यानी अगर बेस अपान हाइपरटेनियस कहा जाए तो क्या है, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपान हाइपरटेनियस कहा जाए तो क्या है, साइन थीटा। यानी बेस बराबर एच कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो हमारा हाइपरटेनियस है वो क्या है, बी वेक्टर, तो ये क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा। इधर ये क्या मिल जाएगा आपका, बी साइन थीटा। अगर हम नाम दे लें एम एन ओ पी, तो अब मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखिए क्या होगा आपका एम एन का, अगर पाइथागोरस लगा दें हम, तो एम एन का जो होल स्क्वायर होगा, सॉरी एम पी का जो होल स्क्वायर होगा वो एम ओ का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, ये हमारा आर है, आर स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड। एम ओ हमारा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड लिखा गया है, ठीक। अब इसको अगर स्क्वायर करके सम करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को इकट्ठा करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर मिलेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा।
तो जो आर स्क्वायर यानी आर इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी अंडर रूट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मीन्स अगर कहीं पे दो वेक्टर आपके ऐड हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो उन दोनों में से कोई एक वेक्टर ले लिया, उसके साथ मान लो एंगल क्या है अल्फ़ा, उसके साथ मान लीजिए एंगल क्या है अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा कैसे निकलेगा। अब tan अल्फ़ा हमें डायरेक्शन बता देगा। अगर यहाँ पे मैं tan अल्फ़ा निकालना चाहूँ, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, बेसिक था। अगर यहाँ से देखें हम tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा बेटा कैसे देगा, tan अल्फ़ा देखिए परपेंडिकुलर हमारा है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो जो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, अल्फ़ा बताएगा डायरेक्शन, ये बताएगा मैग्नीट्यूड। आप चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड आपका ये बताएगा और डायरेक्शन आपका tan अल्फ़ा बताएगा कि कितने एंगल पे है। समझ गए। कई बार आपको नॉर्थ और साउथ ईस्ट के से डायरेक्शन लिखा होता है, जैसे लिखा होता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक, या साउथ ऑफ नॉर्थ। तो इन सब का मतलब क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी आपका आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये समझ गए बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट में, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं अभी बता रहा था कि जैसे क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया आपने रिप्रेजेंट कर दिया इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। मान लो जनरल में कहूँ कि ये 37 डिग्री ऐसे है कोई वेक्टर, तो इसको कैसे लिखेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में मतलब डायरेक्शन लिखना है, तो इसको बेटा क्या लिखा जाएगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। क्या कहा जाएगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिधर की तरफ होगा उधर को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, ऑफ लगाएंगे उसके साथ जिसके साथ एंगल बना रहा हो। जैसे मान लो ऐसे आ गया 57 डिग्री सपोज, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 57 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी अगर मान लो हमको दिखाना हो कोई फोर्स इस एंगल पे है, तो इसको कहा जाएगा क्या, 24 न्यूटन एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये सब पढ़ने का तरीका है थोड़ा बहुत, तो आप ध्यान रखेंगे, आ गया तो मैंने बता दिया। अब देखिए, तो जो अभी हमने देखा दो वेक्टर के रिजल्टेंट एडिशन का रिजल्ट, वो हमें क्या मिला कि जो हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिला आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला आपका यूनिवर्सल है, हमेशा दो वेक्टर कभी भी ऐड होंगे, चाहे आपके अभी क्लासेस में चाहे बाद में, आपको फार्मूला यही लगाना है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपका क्या हो 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, यानी उस समय आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे ऐड कर देना है। इट मीन्स अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो आप इतना बड़ा ना सोच के सीधे दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम का लेके तो थीटा 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री रखेंगे कॉस 180 इज -1, यानी -1 आएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। माइनस 2ab कॉस थीटा रखने पे आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो a माइनस बी मिलेगा। मीन्स अगर दो वेक्टर आपके एंटी पैरेलल हैं, ऐसे 180 डिग्री पे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, a माइनस बी करने पे, ठीक है, समझ गए। अब इसी का थोड़ा दूसरा रूप है, डायग्राम का खाली फ़र्क है, बाकी एक ही जैसा है। दूसरा जो ऐड करने का तरीका है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर एक्चुअली है दोनों एक ही चीज़ है, अलग, बस खाली डायग्राम का फ़र्क है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, दो वेक्टर को इनिशियल, सपोज एक ही पॉइंट से एक वेक्टर ए शुरू है, दूसरा वेक्टर आपका कोई इधर की तरफ मान लो ऐसे बी है। दो वेक्टर कैसे हों बेटा, को इनिशियल हों, इनके बीच का एंगल मान लो यहाँ पे क्या है, थीटा है, ठीक।
तो इनका एडिशन कैसे करते हैं, इन दो वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इन दो वेक्टर को लेके हमको क्या फॉर्म करना है, एक पैरेललोग्राम एज एडजेसेंट साइड्स। फिर उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसके अलोंग आपका लाई करेगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब मान लो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये भी एक तरह से ट्रायंगल ला ही है। कैसे है, क्योंकि बेटा एक प्रॉपर्टी है कि हम वेक्टर कैन पैरेलली डिस्प्लेस, हम एक वेक्टर को पैरेलल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस कर सकते हैं। सपोज कोई वेक्टर यहाँ ऐसे बना है, ए वेक्टर, इसको चाहें तो हम पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ भी ऐसे रख सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ध्यान से देखें, अगर बी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करें यहाँ पे, अगर बी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर और बी वेक्टर ऑर्डर में हो जाएंगे और फिर से ट्रायंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मीन्स पैरेललोग्राम भी उसका एक रूपांतरित रूप है जिसमें दो वेक्टर को इनिशियल हों, तो हम अपनी आसानी के लिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। उसके एडजेसेंट साइड से जो डायगोनल पास करता है उसके अलोंग हमारा क्या जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो बात समझ में आई बेटा आपके। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा और ये एंगल क्या होगा, अल्फा। हम फिर उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, फिर ये क्या आ जाएगा बी साइन थीटा, फिर ये क्या आ जाएगा बी कॉस थीटा। अब फिर पूरा मैं सॉल्व करने पे नहीं जा रहा हूँ, आप घर पे कर लीजिएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाएंगे MNOP में, ठीक है। तो आपको फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही निकल के आएगा, क्या, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर नहीं कर पाइएगा तो हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट से पूरा डिराइव करके बता दूंगा, ठीक है। समझ लीजिए फिर से क्या है, अगर दो वेक्टर को इनिशियल हो ऐसे एक ही पॉइंट से, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, इन दो वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग जो हमारा वेक्टर जाएगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। तो आप ये आएगा। फिर tan अल्फा के लिए, tan अल्फा कैसे निकलेगा, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई बेटा कि इनको ऐड कैसे करते हैं और क्या होती है कहानी। पर आपको सर पूछेंगे, सर क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, मतलब इस लॉ को क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको नोट कर लीजिए इतना, फिर देखिए ध्यान से। इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है आपका, एनसीईआरटी का सवाल है कि एक गर्ल है जो 500 मीटर जाती है, ठीक है। इसके बाद 60 डिग्री पे टर्न हो जाती है अपने लेफ़्ट, ठीक है। फिर 500 जाती है, फिर टर्न हो जाती है अपने लेफ़्ट 60 डिग्री पे, फिर 500 जाती है, टर्न हो जाती है अपने लेफ़्ट 60 डिग्री, ठीक। फिर आपको उसमें क्या बताना है कि वो टर्न जब होती है 60 डिग्री, तो उसमें आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब, थर्ड और 8th टर्न पे। जब वो तीसरी बार और 8वीं बार टर्न हुई तो उस समय आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का ही है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हम देखें, पहले वो क्या कितना चली 500 मीटर, क्वेश्चन आपको समझ में आया। फिर वो अपने लेफ़्ट साइड टर्न होती है कितना पे, 60 डिग्री। यहाँ से कितना बनाया वो 60 डिग्री और अपने लेफ़्ट टर्न हो गई। फिर यहाँ पहुँची होगी 500 मीटर, फिर चली, फिर क्या हो गई अपने लेफ़्ट टर्न, इस अपने से 60 डिग्री पे फिर लेफ़्ट टर्न हुई। फिर यहाँ से जाती तो ऐसे, फिर यहाँ से टर्न हो गई कितना 60 डिग्री। फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ से टर्न हुई 60 डिग्री और फाइनली फिर टर्न हो गई 60 डिग्री, तो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अगर आप देखें तो ये हेक्सागोनल पाथ फॉलो करेगी। ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न, छठा टर्न, 7 टर्न, 8 टर्न। आपको बेटा बताना है कितने पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थर्ड टर्न पे, इसके बाद आपको 8th टर्न पे। तो पहला अगर हम देखें फॉर थर्ड टर्न, तो थर्ड टर्न के लिए डिस्टेंस निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। डिस्टेंस सीधे टोटल पाथ लेंथ होता है, तो 500 500 और फिर चला 500, यानी कुल टोटल पाथ लेंथ इसका कितना हो जाएगा थर्ड टर्न पे आपका 500 500 एंड 500, 3 बार चला, यानी कितना आ जाएगा आपका 1500 मीटर। 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर कह सकते हो, ठीक है। ये तो बात समझ में आगे डिस्टेंस निकालना है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। अब फिर देखिए
डिस्प्लेसमेंट के लिए जब आए तो बेटा ध्यान से देखेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये वाला वेक्टर होगा, इसको D1 मैं कह देता हूँ। ये D1 वेक्टर हमारा ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। पर अब इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका तो हमारे पास कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के पास जाएंगे। देखिए जहाँ पे ये वेक्टर ख़त्म वहाँ से ये वेक्टर शुरू, जहाँ पे ये वेक्टर ख़त्म वहाँ से ये वेक्टर शुरू। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला। अब ये वाला वेक्टर होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम ये वाली दूरी निकालेंगे, ठीक है। इसको मान लो कहते हैं x, तो x कैसे आएगा, अंडर रूट कितना है 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2ab, ab है 500 इंटू 500 इंटू कॉस 60। अब कॉस 60 इज बेटा 1/2, 1/2 से 2 कटा तो ये पूरा 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर आ गया। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 500√3, कितना आ जाएगा ये 500√3 मीटर। यानी ये वाली दूरी कितनी आ गई, x बराबर आपकी 500√3 मीटर। ये x कोई वेक्टर है, वो कितना आ गया 500√3 मीटर, और उसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब ध्यान से देखें बेटा, अगर ये 60 है तो ये पूरा कितना होगा 120। अब ये 500 ट्रायंगल का साइड बराबर है, इसका मतलब ये एंगल बराबर होंगे। ये अगर 120 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 60, और बराबर भी है, इसका मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब डायरेक्टली हम निकाल ले रहे हैं, वरना tan अल्फा से भी निकाल सकते थे, पर हमको डायरेक्टली अगर दिख रहा है तो इतना बड़ा प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 30 ये 60, तो यहाँ कितना हो गया बेटा 90। अब ध्यान से अगर देखें तो एक वेक्टर हमारे पास ये हो गया और ये दूसरा ये, जहाँ ये ख़त्म वहाँ से ये शुरू, मतलब ये दो वेक्टर ऑर्डर में हैं। तो ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट निकालें तो हमारा कौन सा आएगा D1। इसका मतलब फाइनली अगर हम कहें D1 तो D1 क्या आएगा, अंडर रूट एक कितना है 500√3 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 2ab cos 90, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो cos 90 हो गया 0, ये वाला टर्म 0, ab वही चीज़, ये 500√3 और 500 यहाँ पर रखा जाएगा, पर ये cos 90 है इसलिए 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे से ध्यान से देखें अगर तो ये आ जाएगा आपका पूरे में 500 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 3 + 1 4 यानी 2, यानी कितना आएगा 1000 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया बेटा 1000 मीटर। तो इस तरह से देखिए वेक्टर का इस्तेमाल करके हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वो कितना है 1000 मीटर या 1 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक। फिर आपसे पूछा बेटा थर्ड टर्न, तो एट्थ टर्न आपके लिए फिर आसान है, कहाँ पहुँचा यहाँ पर 8 टर्न में वो दूरी कितना चल चुका हुआ, डिस्टेंस 500 × 8, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि 8 टर्न में इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल क्या है ये, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ जाएगा 500√3, समझ गए। 8 टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 500√3 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500 ऐड कर दीजिए 8 टाइम, समझ गए बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लगाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ये आपको बता दिया। अब देखिए दूसरा, अब अगर आ जाए सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन को अगर हम समझना चाहें सब्ट्रैक्शन अगर वेक्टर को कहें तो सपोज r = हमको निकालना है a - b। तो बेसिकली चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, ऐसा लिखें तो कोई समस्या हमको नहीं है। तो हम वेक्टर लॉ को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मान लिया एक वेक्टर a ऐसे था और दूसरा वेक्टर b हमारा ऐसे था। अब हमको करना है a प्लस माइनस b, तो रिजल्टेंट एडिशन का हमने फार्मूला क्या पढ़ा, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। अब हमारे पास a के साथ जोड़ना किसको है, माइनस b को, तो b का क्या बनाएंगे माइनस कंपोनेंट, तो ये हमारा क्या हो गया वेक्टर माइनस b। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हमको निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ से इधर कहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा क्योंकि यहाँ से हमारा पैरेललोग्राम ऐसे ऐसे फॉर्म होगा। ऐसे हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म होगा और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा r, ठीक है। ये r वेक्टर आएगा। लेकिन अब एडिशन को करना है क्या, वेक्टर a और वेक्टर b का। अगर बेसिकली हम समझना चाहें इसको फार्मूले से जाएं मैग्नीट्यूड में, तो r = क्या आएगा √a² प्लस माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब a और माइनस b के बीच का एंगल क्या है, अगर ये एंगल आपका थीटा था बेटा तो ये क्या आएगा 180 माइनस थीटा, कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या रखेंगे cos 180 माइनस थीटा,
ठीक है। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसका मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर बेसिकली आप समझें तो आएगा √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। या आप 180 माइनस थीटा से भी समझ सकते हैं। अगर a माइनस बी करना हुआ रिजल्टेंट तो ये निकल के आएगा। और tan अल्फ़ा की डायरेक्शन इससे निकालेंगे यहाँ भी, और अल्फ़ा a के साथ निकाल लेंगे, इतना एंगल आपको बता देना है। तो बात समझ में आई। तो a माइनस भी एक तरह से क्या है, ऐड करना ही है, पर ऐड करने में क्या करना है, एक a प्लस माइनस भी करना है। ठीक, तो ये एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन आप वेक्टर का देख लिया। ठीक है। अब इनके एप्लीकेशंस हैं आपके रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, ठीक है, कई सारे प्रॉब्लम है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है। हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि जैसे मान लिया आपको कह दिया गया 2 वेक्टर हम दे दें, कुछ क्वेश्चन हैं। एक पॉइंट ए है, ये है आपका 2, 3, 4 और वेक्टर बी है, ये दे दिया आपको 3, 6, 8। ये 2 वेक्टर्स हैं आपके पास, 3D में वेक्टर हैं सपोज। आपको क्या बताना है हमको, अगर आ जाए पोजीशन वेक्टर ए बी, बताइए क्या आ जाए पोजीशन वेक्टर ए बी। तो ए बी बेटा क्या होगा, अगर एक वेक्टर ऐसा था आपका, एक वेक्टर ऐसा, तो ए बी किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। हमको जब ए बी बताना है तो हमारा क्या होगा, अगर ध्यान से देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी ये किसके बराबर होगा। अगर ये वेक्टर ए है और ये क्या वेक्टर है आपका ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो यहाँ से देखिए अगर ए बी हमको निकालना है बाय ट्रायंगल ला, ध्यान समझ में आया। एक वेक्टर ए है जिसका पोजीशन 2, 3, 4 है, बी वेक्टर इसका पोजीशन 3, 6, 8 है। अगर बेसिकली इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 4k। वेक्टर बी को क्या लिखा जाएगा 3i प्लस 6j प्लस 8k। ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए और बी का। अब आपसे पूछ लिया जाए ए बी पोजीशन वेक्टर बताइए, तो कैसे बताना है, देखिए ध्यान से। अगर हम ट्रायंगल ना लगा दें तो एक वेक्टर देखिए ए जहाँ ख़त्म, वहाँ से ए बी वेक्टर का ना इधर की तरफ एरो होगा ना, तो ए बी वेक्टर हो गया। तो अगर ध्यान से देखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर बी, कैसे, बाय ट्रायंगल ला ऑफ एडिशन। क्योंकि आपने पढ़ा है अगर 2 वेक्टर ऑर्डर में हों तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, उनका रिजल्टेंट पहले वाले वेक्टर के टेल से आखिरी वाले वेक्टर के टिप को ज्वाइन करने वाला। अब वेक्टर ए हमको इधर मिल गया, ए बी इधर मिल गया, तो रिजल्टेंट हमारा ये होगा। इसका मतलब ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि एक वेक्टर ये है, ये दूसरा ऑर्डर में बी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के टिप को ज्वाइन करे। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ए बी वेक्टर आपको बेसिकली मिलेगा क्या, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्या मिलेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है। सिमिलरली अगर हम आपसे बी ए वेक्टर पूछें तो अब एरो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बी ए वेक्टर का ये वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए का एरो इधर हो जाएगा। तो आप देखिए वेक्टर बी प्लस बी ए, अब हमको क्या मिलेगा ट्रायंगल ला से, वेक्टर बी ए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका वेक्टर हो जाएगा ए के बराबर। इसका मतलब बी ए वेक्टर क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये लॉजिक आपका बेसिकली है कि कैसे आपका पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट्स का आता है। तो ए बी होगा बी माइनस ए, बी ए क्या होगा ए माइनस बी। अगर इसको ट्रिक से आप याद करना चाहें तो हमेशा बाद वाले के पोजीशन वेक्टर से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को घटाना है। अगर ये बी ए लिखा है मतलब पोजीशन वेक्टर आप बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, अगर ऐसे लिखा है बी ए इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर आप बी विद रिस्पेक्ट टू ए, समझ गए। तो बी ए वेक्टर ऐसे निकल जाएगा, समझ गए। तो अगर यहाँ से देखें हम बी ए निकालना चाहें तो बी ए क्या मिलेगा, बी ए वेक्टर ए माइनस बी, 2 से 3 घटाएंगे, आई को आई से घटाते हैं तो क्या माइनस आई कैप, फिर जे को जे से घटाएंगे माइनस 3j कैप, के को कैसे माइनस 4k कैप, ये वेक्टर बी ए होगा। अगर ए बी कहा जाए तो बी माइनस ए करेंगे, यानी 3 - 2 कितना आ गया, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ध्यान से देखें दोनों वेक्टर में किसका फ़र्क है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं ए बी इधर है, बी ए इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, पर मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, बराबर। तो ये था हमारा वेक्टर के
लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसके साथ हमने देखा है क्वेश्चन की कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको रैन अम्ब्रेला के प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। कल हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे रैन अम्ब्रेला के प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।